हेलो एंड वेलकम टू एलईएस। आज हमारे इकोनॉमी लेक्चर की सीरीज़ में टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग पार्ट 6। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली आरबीआई, नाबार्ड, सेबी या फिर स्टेट पीसीएस, तो उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन के लिए ये सीरीज़ आप ज़रूर देखिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि एक सरप्राइज़ था जो कि आई होप आप सबको पता चल गया होगा। सो हम उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स डिस्कस कर लेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिसी टूल्स बाय आरबीआई। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पिछले से पिछले लेक्चर में, मंडे वाले में, कि आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। हमने M0, M1, M2, M3 का भी कॉन्सेप्ट देखा था। फिर हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मनी क्रिएट कैसे हो रही है, और हमने ये भी देखा था कि उस मनी के क्रिएशन में लिमिट्स होते हैं और वो लिमिट्स आरबीआई खुद तय करता है थ्रू CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट। तो आज हम बस इन्हीं टूल्स को देखेंगे कि ये क्या होते हैं। ये न्यूज़ में बहुत आते रहते हैं, अक्सर आप इनका नाम सुनते रहते होंगे कि आरबीआई ने OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन शुरू कर दिए, या फिर आरबीआई की मीटिंग में रेपो रेट घटा दिया गया, या फिर रेपो रेट बढ़ा दिया गया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आज हम इन्हीं टूल्स को देखेंगे। ये आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से ये वाली वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे से छोटा क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं एक बार, तो आई एम श्योर, आई कैन गारंटी, आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो से रिलेटेड खाली नहीं जाएगा। आप ज़रूर उसको 100% सही करके आएंगे। तो पॉलिसी टूल्स बाय आरबीआई, 1 सेकेंड, यस। सो पॉलिसी टूल्स बाय आरबीआई, तो दो तरह के पॉलिसी टूल्स अपनाती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आज के लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव देखेंगे सारे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वालिटेटिव देखेंगे। क्वांटिटेटिव होता है CRR, SLR, OMO, बैंक रेट, रेपो रेट प्लस रिवर्स रेपो रेट, ये भी इसी में ऐड होंगे, ठीक है। और क्वालिटेटिव होता है, कुछ मॉरल सुएशन होता है, लोन टू वैल्यू रेशियो लगाते हैं, है ना, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। ये आरबीआई इन टूल्स का इस्तेमाल करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि मनी सप्लाई को कंट्रोल ही क्यों करना है आरबीआई को। उसका रीज़न ये है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करते ही वो आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन या फिर रिसेशन को कंट्रोल करती है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है, या फिर आर्थिक मंदी को कंट्रोल करती है। इसीलिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चाहे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या टूल्स अपनाती है, तो दिस, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई किस तरह से रूल बनाती है, तो ये हो जाएगा आंसर दिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं CRR, मतलब कि कैश रिज़र्व रेशियो, ठीक है, या फिर सिर्फ रिज़र्व रेशियो, रिक्वायर्ड रिज़र्व रेशियो भी इसको बोला जाता है। तो ये कैश रिज़र्व रेशियो जो है, ये इसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन है परसेंटेज ऑफ NDTL दैट बैंक्स कीप विद दी आरबीआई। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप NCERT अगर पढ़ेंगे तो उसमें जो डेफिनेशन दी गई है वो है कि बैंक्स जो परसेंटेज अपने पास में रखते हैं उसको बोलते हैं CRR, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कन्फ्यूजन ये था कि बाकी जितने भी सोर्सेज थे, हमने बहुत सारे सोर्सेज को चेक किया, सब में आरबीआई के पास ही जो कैश डिपॉजिट किया जाता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, उसे बोलते हैं CRR। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि CRR क्या होता है। CRR वही परसेंटेज ऑफ NDTL होता है जो कि आरबीआई के पास में रखा जाता है। अब हम ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि NDTL क्या होता है। NDTL का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। हमने आपको बताया था कि बैंक्स के लिए दो तरह की लाइबिलिटी, जो डिपॉजिट्स होते हैं
वो बैंक्स की लाइबिलिटी होते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात हमने ये बताई थी कि दो तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं बैंक्स की, एक डिमांड लाइबिलिटी होती है और एक टाइम लाइबिलिटी होती है। डिमांड लाइबिलिटी होती है करेंट अकाउंट प्लस सेविंग्स अकाउंट की, और टाइम लाइबिलिटी होती है फिक्स डिपॉजिट प्लस रिकरिंग डिपॉजिट्स की। ठीक है, तो ये जो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी बनती है, ये क्या होता है कि बैंक्स को कितना पैसा टोटल आया, कितना उसको वापस करना है, माइनस करके जो नेट बनता है वो ही उसी को बोलते हैं एनडीटीएल। तो मान लीजिए उसके पास में 120 करोड़ रुपए आया है, ठीक है, और उसको 100 करोड़ रुपए वापस करने हैं, तो ये बनेगा इसकी नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। ओके, क्योंकि कुछ वो अपने कैश रिजर्व के फॉर्म में रखेगी तो उसको माइनस कर देना होता है और बाकी सारा उसका जो है वो बन जाता है एनडीटीएल। तो ये जो एनडीटीएल होता है इसका ही कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज सीआरआर के फॉर्म में कमर्शियल बैंक्स को रखना होता है आरबीआई के पास में, इसी को बोलते हैं सीआरआर। अब इससे सिग्निफिकेंस क्या है, बात ये रखनी है हमको कि सीआरआर से मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल हो रही है। तो जब सीआरआर आरबीआई बढ़ा देगी, मान लीजिए सीआरआर चल रहा था 5% और आरबीआई ने कर दिया उसको 10%, तो जब सीआरआर बढ़ा देगी तो क्या होगा कि लोन्स जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। यही बात सेकेंड स्टेटमेंट में दी गई है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एनडीटीएल है 100 रुपये का, हमारे पास सीआरआर चल रहा है 10%, तो लोन कितना कर सकते हैं 90 रुपये, मतलब कि 90 रुपये मार्केट में जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अब क्या किया है, आरबीआई को इन्फ्लेशन आ रखा है या फिर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है मार्केट में और आरबीआई को ये कंट्रोल करना है। तो आरबीआई को कंट्रोल जब करना होगा इन्फ्लेशन को, तो हमेशा वो सीआरआर को बढ़ा देती है। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सीआरआर बढ़ाया जाता है, और इसीलिए यहाँ पर आप देखिए कि सीआरआर को जब 15% दिया तो बहुत लॉजिकली वो 85 रुपये ही सिर्फ दे पाएगी, मनी सर्कुलेशन जो है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। अगर यही रिसेशन चल रहा होता है और मनी सप्लाई बढ़ानी होगी तो सीआरआर को वो घटा देगी। ठीक है, फंडा एक ही याद रखना है कि हमें मनी सप्लाई मार्केट में कंट्रोल करनी है, कम करनी है, इसीलिए सीआरआर को जो है वो बढ़ाया जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं वो है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो का, एसएलआर। अच्छा, सीआरआर जो था वो कैश फॉर्म में ही रखा जाता है हमेशा। ठीक है, नाम भी है कैश रिजर्व रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो एसएलआर जो है वो नॉन कैश फॉर्म में रखा जाता है, जैसे कि बॉन्ड्स, सिक्योरिटी, इवन गोल्ड के भी फॉर्म में रखा जाता है। ये एसएलआर जो है ये बैंक्स खुद के पास में रखते हैं, और percentage of NDTL that banks keep in the form of securities and other liquid form, इसको बोला जाता है SLR। ठीक है, अब SLR का भी फंडा वही है जो CRR का फंडा है। CRR और SLR का फंडा सेम चलेगा। मनी सप्लाई को अगर कंट्रोल करना है तो SLR को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो SLR को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, SLR देखिए अगर चल रहा था 15% तो 85 रुपये लोन दे सकते हैं। अगर इसको बढ़ा के 20% कर दिया गया तो लोन जो है वो सिर्फ 80 रुपये ही दे पाएंगे, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। इसी को बोला जाएगा SLR। तो क्वेश्चन जो है इजी से इजी आ सकता है कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो है पहली चीज़, दूसरा ये नॉन कैश फॉर्म में रखा जाता है, तीसरा ये जो है बैंक्स अपने पास रखते हैं, और चौथा कि ये इंक्रीज़ करने पर मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। तो अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल ये पूछ लिया जाए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एसएलआर का क्या करेगी, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि एसएलआर को वो बढ़ा देगी। अगर आपको वहाँ याद नहीं आ रहा है तो आप इस एग्ज़ाम्पल को ज़रूर याद रखिएगा, आपको कभी नहीं आप भूलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्पल आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को बना देगा। तो वहाँ पर आप फटाफट से 2 हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल्स ले लीजिएगा और उससे सॉल्व करके देखिएगा, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगेन सिंपल फंडा, मनी सप्लाई कंट्रोल करना है, एसएलआर बढ़ा देगी तो मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे है ओएमओ और बैंक रेट। ओएमओ क्या होता है, ओएमओ को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जब बैंक्स जो है वो बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़
खरीदती है या फिर बेचती है, तो उसको बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो न्यूज़पेपर में आप कभी भी अगर ये टर्म सुन ले कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ या फिर बॉन्ड्स को खरीदना या बेचना चाह रही है, ये काम कर रही है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बॉन्ड्स को खरीदने बेचने से मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल या फिर बढ़ सकती है, वो कैसे रेगुलेट होती है। तो आइए समझते हैं। देखिए, आरबीआई के पास सिक्योरिटी होती है। एग्जाम्पल से देखते हैं, आरबीआई के पास सिक्योरिटी है और ये है मार्केट। अब आया हुआ है मार्केट में इन्फ्लेशन और हमें मनी सप्लाई कम करनी है मार्केट से, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई पैसा अपने पास खींचेगी, है ना। तो खींचने के लिए वो क्या करेगी, वो ये करेगी कि सिक्योरिटीज़ जो है वो मार्केट में बेचने लगेगी। जब ये बेचेगी तो लोग खरीदेंगे। लोग किसके बदले खरीदेंगे, पैसे के बदले खरीदेंगे। तो आरबीआई को पैसा मिल जाएगा और मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। वैसे ही अगर रिसेशन आया होगा तो आरबीआई क्या करेगी, मनी सप्लाई को मार्केट में बढ़ाने के लिए आरबीआई खुद सिक्योरिटीज़ खरीदने लगेगी और लोगों को पैसा देने लगेगी। ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है। अब दूसरा एक देखते हैं, बैंक रेट। बैंक रेट होता है वो रेट जिस पे आरबीआई सेंट्रल बैंक लोन्स देती है छोटे कमर्शियल, सारे कमर्शियल बैंक्स को। बैंक रेट ज़रूर याद रखिएगा, बैंक रेट से कंफ्यूज मत होइएगा। बैंक रेट वो रेट नहीं होता है जिस रेट पे बैंक्स पब्लिक को पैसा देते हैं। बैंक रेट वो रेट होता है जिस पे कमर्शियल बैंक्स लोन लेती हैं आरबीआई से। आरबीआई जो है वो लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को। तो इसके लिए भी ये भी यही हो जाएगा कि जब भी बैंक मनी सप्लाई कंट्रोल करनी होगी तो आरबीआई जो है वो बैंक रेट को घटा देगी। एंड अगेन द सेम फंडा क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा जैसे एसएलआर में चल रहा था कि जैसे ही बैंक रेट्स बढ़ा देगी तुरंत वो क्या हो जाएगा, तुरंत आरबीआई से लोन लेना मुश्किल हो जाएगा कमर्शियल बैंक्स के लिए। मतलब पहले आरबीआई का जैसे मान लीजिए 10% था रेट, तो जो कमर्शियल बैंक्स थे वो 50 रुपये ले पा रहे थे या फिर 50 करोड़ रुपए ले पा रहे थे, है ना। और वहीं अगर आरबीआई को मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है और उसने 15% कर दिया बढ़ा के, तो ये 50 रुपये नहीं ले पाएंगे, अब ये मान लीजिए 30 ही रुपये ले पाएंगे। जब ये खुद ही कम लेंगे कमर्शियल बैंक्स तो मार्केट में भी कम देंगे, तो इसकी वजह से मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाती है। ठीक है। तो ये होता है बैंक रेट का फंडा जो कि बिल्कुल सेम चलता है सीआरआर और एसएलआर की वजह से। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लास्ट में हम एक क्वेश्चन आपसे छोटा सा पूछेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, वो है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। ठीक है। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपरचेज अग्रीमेंट रेट, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। रेपो रेट क्या होता है, अब रेपो रेट होगा, देखिए हमने अभी पढ़ा था बैंक रेट। ये बैंक रेट दो तरह से, बैंक रेट्स जो है इसी का ही एक फॉर्म होता है रेपो रेट, है ना। क्योंकि इसमें भी क्या कर रही है, बैंक जो है वो आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रही है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, बैंक रेट और रेपो रेट में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। बैंक रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई लोन्स देती है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए देती है। जबकि रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई लोन देती है बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए, पहली चीज़। दूसरी, क्योंकि बैंक रेट पे शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाते हैं इसलिए यहाँ पर कोई भी कोलेटरल या फिर गिरवी चीज़ नहीं दिखवाई जाती है बैंक से। जबकि रेपो रेट लॉन्ग टर्म होते हैं इसीलिए रेपो रेट पे गिरवी रखवाई जाती है, कोई भी चीज़ कोलेटरल रखवाई जाती है। ठीक है। ये तीन बातें आप ज़रूर याद रखिएगा। एक तो ये कि दोनों ही बैंक रेट और रेपो रेट में आरबीआई लोन दे रही है। दूसरी बात ये, लेकिन डिफरेंसेस क्या हैं कि बैंक रेट जो है वो शॉर्ट टर्म होगा, रेपो रेट लॉन्ग टर्म होगा। और बैंक रेट जो है उस पर इसीलिए सिक्योरिटी नहीं रखवाई जाती है जबकि रेपो रेट पे सिक्योरिटी रखवाई जाती है। ठीक है। अब इनसे कैसे कंट्रोल होती है, तो रेपो रेट में भी फंडा सेम चलेगा जैसे बैंक रेट्स, एसएलआर और सीआरआर का चल रहा था कि जैसे ही रेपो रेट बढ़ा देगी तुरंत मनी सप्लाई मार्केट में कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि अगेन वही कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या है, रिवर्स रेपो रेट। तो आपको लग रहा होगा ये उल्टा होगा, मतलब अगर यहाँ पर जैसे रेपो रेट को बढ़ा रहे हैं तो रिवर्स रेपो रेट को घटा देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इस बात से बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा, ये एक मिसकंसेप्शन बन जाएगा आपका, ऐसा नहीं होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है,
एक्चुअली में क्या फंडा करते हैं कि कमर्शियल बैंक्स अपने पास कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा में पैसा नहीं रख सकती हैं। अगर वो कम नहीं रख सकती तो वो एक्स्ट्रा भी नहीं रख सकती। तो जैसे ही, लेकिन उन्हें तो पता नहीं है कि भाई इतने दिन में हमारे पास कितना डिपॉजिट आ जाएगा। मान लीजिए उनकी जो लिमिट है वो 100 रुपये रखने की है ना, लेकिन उनके पास डिपॉजिट्स ही आ गए अगर 120 रुपये के, तो वो क्या कर लेगी। तो कमर्शियल बैंक इस केस में क्या करती है कि अपने ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा होते हैं वो रादर देन रिज़र्व में रखे वो आरबीआई के पास पार्क कर देती है, जाकर आरबीआई को दे देती है जाकर। अब आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई इस पे इसको इंटरेस्ट देती है। तो ये क्या हो रहा है कि कमर्शियल बैंक्स को इसमें फ़ायदा क्या होता है कि मान लीजिए वो किसी बॉन्ड पे या किसी सिक्योरिटी पे करे, उस पे उसको इंटरेस्ट कम मिलेगा, लेकिन आरबीआई उसको इंटरेस्ट ज़्यादा देती है, अट्रैक्टिव बनता है, इसलिए कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास में जाकर दे देती है और आरबीआई इसके बदले में इंटरेस्ट देती है। यही जो इंटरेस्ट देती है आरबीआई, जब कमर्शियल बैंक से एक तरह से लोन दे रहे हैं आरबीआई को या फिर अपना पैसा पार्क कर रहे हैं आरबीआई के पास में, इसी रेट को, जिस रेट पे वो इंटरेस्ट दे रही है, यही होता है रिवर्स रेपो रेट। अब करना क्या है यहाँ पर आरबीआई को कि ये जो है, तो देखिए आरबीआई इसको बोरो कर रही है, तो अब आरबीआई इसमें भी यही होगा कि रिवर्स रेपो रेट से वो जब बढ़ाएगी तो मनी सप्लाई यहाँ पर कम होने लगेगी। अब आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा, आप समझिए इसको, कि अभी क्या करना है कि कमर्शियल बैंक्स में इन्फ्लेशन आया हुआ है और कमर्शियल बैंक्स के लिए हमें मनी सप्लाई को मार्केट से कम करना है। तो अब आरबीआई को सोचना ये होगा कि हमें बैंक से ही पैसा हम निकाल लें, जिससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि बैंक्स को जो है 4% पे या 3% पे, मतलब कम इंटरेस्ट पे वो क्यों देगी। वो कहेगी कि जब हमें बॉन्ड्स में इसी टाइम पर बॉन्ड्स में ज़्यादा मिल रहा है तो हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा लेकिन होगा नहीं। आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई अपने ट्रिपल आर को बढ़ा देगी, मतलब कि वो ये जो पार्किंग फैसिलिटी है ये अट्रैक्टिव बना देगी, आकर्षित बना देगी। और जैसे ही वो ये आकर्षण का केंद्र बन जाएगी, कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि यार ट्रिपल आर तो बढ़ गया है, मतलब कि हमें जो है अपना जो एक्स्ट्रा पैसा जितना भी है वो आरबीआई को दे देना चाहिए और इस पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब आरबीआई का काम आसान हो गया, आरबीआई का काम बन गया। आरबीआई को यही करना था, मनी सप्लाई कम करनी थी और उसने वो बहुत ही ईजिली कर दी। इसीलिए इंक्रीज इन आर ट्रिपल आर से मनी सप्लाई कम होती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, ठीक है। तो ये हमने कुछ टूल्स देखे जो कि क्वांटिटेटिव टूल्स थे। सबसे पहले हमने देखा सीआरआर, दूसरा था एसएलआर, तीसरा था ओएमओ एंड बैंक रेट, और चौथा है फिर रेपो रेट, और फिफ्थ है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब एक जो क्वेश्चन है छोटा सा, वो क्वेश्चन ये है कि सीआरआर को अगर हमें मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है तो सीआरआर को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, घटाना होगा, बढ़ाना होगा, ठीक है। एसएलआर को अगर मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है तो एसएलआर को बढ़ाना होगा या घटाना होगा, बढ़ाना होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में ख़रीदना होगा या बेचना होगा, ऑब्वियसली सिक्योरिटीज़ को हम बेचेंगे, सेलिंग सिक्योरिटीज़। उसके बाद अगर हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो रेपो रेट को भी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। रिवर्स रेपो रेट को भी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। बैंक रेट को भी बढ़ाना होगा। तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए हम सब कुछ बढ़ाएंगे प्लस सेल कर देंगे। तो फंडा सब में सेम है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो सरप्राइज़ था वो यही था कि 21 जून मतलब परसों हम एक क्विज़ कंडक्ट कर रहे हैं और इस क्विज़ में ये कोरोना अवेयरनेस प्लस योगा डे पे बेस्ड है। क्वेश्चंस बहुत सिंपल होंगे, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। जो भी विनर्स होंगे वी विल ट्राई कि हम उनको हैम्पर्स दें कुछ। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसमें पार्टिसिपेट करिए। इसके डिटेल्स अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो प्लीज़ जाकर हमारी वेबसाइट पे विज़िट करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और उसमें विज़िट्स लीजिए और प्लीज़ पार्टिसिपेट एंड थैंक यू सो मच।